तो हम आ गए अपने पीवाईक्यू के साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर। और आज का टॉपिक क्या है? एग्रीकल्चर को लेकर है कि एग्रीकल्चर के पोर्शन से जो भी क्वेश्चन इन्वायरमेंट में आए हैं उसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। इसके पहले अपनी दो वीडियोस पीवाईक्यूज पे जा चुकी है जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। बाकी सब्जेक्ट के भी धीरे धीरे आएंगे, बट जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है उनके दो वीडियो आपको मिल चुकी होंगी, जो कि हैं स्पीसीज के ऊपर जो न्यूज़ में पूछी गई हैं। एक पीवाईक्यू है आपका कि इंडिया ने कौन से स्टेप लिए हैं, कौन से लॉज बनाए हैं, और बाकी ग्लोबल क्या लॉज बने हैं किसके लिए, कंजर्व करने के लिए, किसको, इंडियन बायोडायवर्सिटी को। इन सारी चीज़ों के साथ साथ आपकी तीसरी टॉपिक आ गई है एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट। आइए बिना डिले किए हम इस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए यहाँ पे आप इस क्वेश्चन पे जाने से पहले आई वांट्स टू शेयर सम एक्सपीरियंस कि आपको अभी क्या करना है ना, कि जस्ट टेक दोज थिंग्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ों पे भी आपको ध्यान नहीं देना है। आज 5 से 6 तारीख हो चुकी हैं और आपकी 24 मई को पेपर है। तो वहां तक आपकी इस जर्नी में क्या करना होगा, आपको आइसोलेट करने होगा। देयर इज नो एनी शॉर्टकट कि आप इंजॉयमेंट भी कर लो, हर चीज़ कर लो और इसके साथ आप एग्जाम भी देने और फुल्ली फोकस्ड रहें। ये पॉसिबल नहीं है। आपको डेडिकेटेड कम से कम 8 से 10 घंटे देने पड़ेंगे, वो भी सिर्फ रिवीजन। गो थ्रू योर मॉक टेस्ट, गो थ्रू योर ऑप्शन, गो थ्रू व्हाट्स यूर डूइंग रॉन्ग। उसके थ्रू जाकर आप चीज़ों को फाइंड आउट करें कि आपके लिए सही हो रही हैं। और हाँ, इस समय सोशल मीडिया से नॉलेज लेना बंद करें, वहाँ पर टाइम स्पेंड करना बिल्कुल बंद कर दें। अपने जोन में 20-25 दिन रहें कि हमें एग्ज़ाम को कैसे देना है। सिटिंग लें 1 आवर 2 आवर 3 आवर, आपके जो भी एग्ज़ाम है एक दिन में आप कोशिश करें वीकली कि दोनों पेपर को सॉल्व करने के लिए बैठ जाएं। आए क्वेश्चन ना आए डजन मीन, पहले बैठें उस 2 से ढाई घंटे सेशन को फील करें। आफ्टरनून मॉर्निंग वाले उसमें मॉक टेस्ट लगाएं, रिवीजन करें, और आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। बाकी आपको अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करें तो इस समय समर है, बहुत तेज चिल्ड जो है कि गर्मियां होती रहेंगी। आप अप्स एंड डाउन्स करोगे, 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, आप हेक्टिक हो जाओगे। फिर आपको लगेगा व्हाई आई एम डूइंग दिस, सेल्फ डाउट, ये सब चीज़ें होंगी। ऑब्वियसली ये सबको होती हैं। यू आर नॉट अ कॉमन, मतलब यू आर नॉट अ सिंगल पर्सन, ठीक है। सारे लोगों में कॉमनली ये चीज़ पाई जाती है। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप उन लोगों से या आप ये ओवर थिंक करो कि सारे लोग तो चीज़ें कर रहे होंगे, वाई नॉट आई एम, या गॉड ने वाई चूज मी। ऐसे कुछ नहीं करना। प्रेशर इज अ प्रिविलेज। आपको बस काम होके गो विद द फ्लो, चीज़ों के साथ चलते रहो, पढ़ते रहो, करते रहो। फैमिली के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लो, क्लोज वंस के साथ बातें कर लो, इधर चाहे फ्रेंड हो चाहे जो हो, बस दिन भर के आधे घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे उनके साथ स्पेंड करो। देन कम बैक योर ओन जोन। यही 20 से 25 दिन होता है कि लोग साल भर दे लेते हैं, बस ये 20 से 25 दिन लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है अब क्या पढ़ना है, अब तो सीधा पेपर देना है भाई, अब पढ़ना ही क्या है। बट नहीं, इसी टाइम पे आपको पूरी तरीके से जोन में रहना है। चलिए आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट। नाइट्रोजन फिक्सिंग की बात कर रहा है। नाइट्रोजन फिक्सिंग का मतलब क्या हुआ कि हमारे सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो गई और हम उसमें नाइट्रोजन क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंजेक्ट कर रहे हैं। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आइए देखते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दिया गया है, पहले हम ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हम ऑप्शन जानते होते हैं, और यहाँ पे आपको ऑप्शनल दिया है कि आपको क्या करना है, इस स्टेटमेंट को वो करना है, सेलेक्ट करना है, विच वन इज करेक्ट विच वन इज नॉट, एंड हाउ मेनी करेक्ट एंड हाउ मेनी नॉट। और यहाँ पे कह भी रहा है करेक्ट के लिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए करेक्ट एंड करेक्ट नॉट पे। कभी कभी क्या होता है कि हमें क्वेश्चन आते रहते हैं, हमने अपने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि फोकस होके अपने चीज़ों को पढ़ें। क्या होता है ना कि हमें क्वेश्चन आता रहता है और हम गलत कर जाते हैं क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं स्टेटमेंट में, जल्दी जल्दी के चक्कर में कि 100 क्वेश्चन सॉल्व करने, इतने लेंदी पेपर आ गया, ये आ गया, वहीं हम ढेर हो जाते हैं। हमें वो चीज़ नहीं करनी है। आइए बढ़ते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात है कि अगर चलो और सारे प्लांट्स के बारे में नहीं पता होगा, चाहे अल्फा लफा हो गया, अमर, ये क्या हो गया, अमरंथ हो गया, चिकपी हो गया, क्लोवर, इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता, बट आपको ये तो पता है कि ये जो है लेग्यूमिनियस प्लांट है, लेंटिल्स, सॉरी, लेंटिल्स के लिए है। और इसमें क्या होगा कि ये तो पक्का नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए है। अब तीन देखिए किस में है, मतलब इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं है। दो ऑप्शन आपके, मतलब 50% आपने ऐसे ही
सॉल्व कर लिया। फोर्थ, क्लोवर। अगर आपने थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया होगा तो ये भी एक नाइट्रोजन फिक्सिंग का वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है। अब अगर आप देखोगे फोर्थ किसमें, सिर्फ इसमें, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया और ये नहीं। आपको पढ़ना कितने थे, बस दो ऑप्शन, 3 और 4, बाकी सारे आप पे ध्यान ही नहीं देने, तो कोई दो आपको पता होना चाहिए। अब आइए चलिए हम स्लाइड के थ्रू बहरहाल समझ लेते हैं कौन से लिग्यूमियस एंड नॉन लिग्यूमियस प्लांट्स हैं जो कि हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेसिंग में। तो अगर लिग्यूम्स की बात करें तो क्या हुआ, बीन, पी, लेंटिल्स, पीनट, सोयाबीन, अल्फाल्फा। पहला ऑप्शन था हमारा अल्फाल्फा, ठीक है। अगर हम लेंटिल्स की बात करें तो लेंटिल्स में हमारा चिकपी आ गया, क्योंकि देखें यहाँ पे अभी पीज है, सॉरी पीज है, पीज में चिकपी आ गया। तो ये थी। लेग्यूम्स हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया के साथ, राइजोबिया बैक्टीरिया के साथ, जो कन्वर्ट करता है क्या, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान देना है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है, राइजोबैक्टीरिया क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसको, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करके। ये लेग्यूम प्लांट के लिए होता है। तो इससे क्या हो गया कि आपका यहाँ पर देख लीजिए, ये जो बैक्टीरिया राइजोबिया बैक्टीरिया प्ले द मेजर रोल फॉर कन्वर्टिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया, ठीक है, जिसके थ्रू इस अमोनिया को क्या करेंगे प्लांट, एक्सट्रैक्ट करके आप नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे, ठीक है। नॉन लेग्यूम्स पे जाते हैं। अब नॉन लेग्यूम्स में आपके क्या करना है, देखिए इसमें ये नॉन लेग्यूम्स है, इसमें क्या क्या है, चाहे इसको एक्टिव पढ़ लें, चाहे इसको आप एक्शन राइजल पढ़ रहे हैं, जैसे आप बाई फॉरगेट करके पढ़ पाए, ये आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। फ्यू स्टूडेंट हैं जो मैथ सेक्शन से हैं, वो बायो को इतने अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, तो इसीलिए आपको ये वर्ड एक बार पढ़ के निकल लेना है। इस पे इतना डिस्कशन करना, रिसर्च करना नहीं है, पढ़ के निकलें। अब इसमें एग्जाम्पल किसका दिया, अल्डर्स का, एंड साइनोबैक्टीरिया में किसका एग्जाम्पल दिया है, नॉस्टॉक का। आप जो चीजें पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करिएगा, आपको ये आगे भी मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा, और ये चीज मिलेगी। अब जो प्लांट है ये भी क्या कर रहा है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना रहा है किसके साथ, बैक्टीरिया के साथ, जिसको क्या कहते हैं, फ्रैंकिया, फ्रैंकिया, राइजोबिया। ध्यान दीजिएगा, विच लीव इन द रूट्स ऑफ द प्लांट, जो कहाँ रहते हैं, प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, प्लांट्स के रूट्स में। क्या करते हैं, साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया दैट कैन फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ऊपर से एक्सट्रैक्ट कर रही हैं ये, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। नॉन लेग्यूम्स में आते हैं एल्डर्स, नॉस्टॉक, और हमारा जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बैक्टीरिया के साथ बन रहा है उसको क्या कहते हैं, फ्रैंकिया। दोनों चीज आपको याद हो गई। इस स्लाइड को 1 से 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएगी, लेग्यूम, नॉन लेग्यूम और नाइट्रोजन से जो भी फिक्सेसिंग का है। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टीवेशन इन विच अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राई। एक ये मिल गया, एक ये मिल गया क्वेश्चन में। राइस फील्ड इज क्या है, प्रैक्टिस रिजल्ट इन 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किससे, SRI से। क्या कह रहा है कि अल्टरनेट है किसके, वेटिंग एंड ड्राई के। आइए पहले हम समझ लेते हैं SRI को। SRI क्या है, SRI हमारा वो प्रोसेस है जिससे हम ऑर्गेनिक प्रोसेस से क्या कर रहे हैं, पैडी की कल्टीवेशन कर रहे हैं, पैडी की कल्टीवेशन कर रहे हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, SRI, राइस की क्या कर रहे हैं, इसको इंटेंसिफिकेशन कर रहे हैं। इसको कितना इंटेंसली हम बढ़ा रहे हैं, किसके थ्रू, ऑर्गेनिक के थ्रू। तब देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, जी बिल्कुल। अब आइए समझते हैं पहले हम पैडी कल्टीवेट करने के प्रोसेस। आपने गांव में देखा होगा क्या होता है कि जब हम धान की खेती करते हैं तो क्या करते हैं उसमें कि एक अलग से पहले फील्ड में हम उसके सीड्स को डालते हैं, फिर वो छोटे छोटे उग जाते हैं, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि वो उतने डेवलप्ड प्लांट्स नहीं रहते हैं, वो कुछ कमज़ोर होते हैं, कुछ नहीं। यूपी बिहार में क्या करते हैं कि हम एक प्लांट के साथ 2-3 लगा देते हैं और डिस्टेंस भी कम लेते हैं कि मान लो अगर ये खराब हो गया तो ये हमारा चल जाएगा, तो हमारी ज़्यादा दूरी नहीं होगी और हम ज़्यादा क्या कर सकेंगे, उपज कर सकते हैं।
लेकिन इसमें क्या होता है, एसआरआई में, इसमें क्या होता है कि हम उसके जो सीड्स होते हैं ना, उसमें ऑर्गेनिकली जो हम फील्ड तैयार करते हैं उसमें ऑर्गेनिकली इतनी चीज़ें इंजेक्ट कर देते हैं कि वो क्या करता है कि वो जो प्लांट होता है ना उसको बहुत ज़्यादा डेवलप कर देता है, हाई ईल्ड कर देता है। अब उसके थ्रू क्या होता है कि हम एक ही प्लांट को लगाते हैं, एक ही प्लांट को लगाते हैं, और वो प्लांट में हम दूरी दूरी लगाते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये ग्रो करेगा और डेवलप करेगा। ठीक है, इसीलिए सीड रिक्वायरमेंट हमें कम पड़ जाती है। ये स्टेटमेंट सही हो गया। मीथेन प्रोडक्शन, अब मीथेन प्रोडक्शन क्यों होता है? मीथेन प्रोडक्शन इसलिए होता है क्योंकि हम क्या करते हैं, पानी को रोक लेते हैं। अब पानी रोक लेने की वजह से बैक्टीरिया जो भी चीज़ें उसमें डेवलप करके एमिशन करते हैं मीथेन का। तो अब वहाँ पर हमें ये चीज़ नहीं करनी। यहाँ पे जब हम इस इसको करेंगे, ये डेवलप्ड है, यहाँ पर हम पानी देंगे फिर पानी नहीं देंगे, पानी देंगे हम पानी नहीं देंगे, हम पूरे खेत को भर के एक बार में छोड़ नहीं देंगे। पानी दिए ज़रूरत भर का बस, उसके बाद पानी नहीं देंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर जब उसको पानी की ज़रूरत होगी तब देंगे। उसके वजह से ये ऑप्शन सही हो जा रहा है। रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, बिल्कुल सही बात है। हम दो तरह से पहले इरिगेशन करते थे, एक होता था नेचुरल प्रोसेस, दूसरा होता है आर्टिफिशियल प्रोसेस। आर्टिफिशियल प्रोसेस में हमने रहट बनाया, आपको देखा होगा रहट, मोटर का इन्वेंशन किया, इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन होके आया। और जो हमारा नेचुरल प्रोसेस था वो रेन हो गया या फिर नहर हो गई। हम लोग क्या करते थे गांव वगैरह में, नहर जो है कि लॉन्ग प्रोसेस से कहीं से पानी बांध वगैरह बना के छोड़ते थे, तो हम उसके थ्रू खेती करते थे। तो अभी जो मॉडर्न आया, मॉडर्निटी में हमने इलेक्ट्रिसिटी से थ्रू मोटर को चलाना या चीज़ें करना शुरू हुआ, तो वहाँ पे कंजप्शन कम हुआ। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो हम अगर इस चीज़ को कर रहे हैं तो हमारे ये तीनों ऑप्शन क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब अगर एस आर आई से क्वेश्चन आएगा तो आप गलत करेंगे? नहीं। क्या है एस आर आई? जो हम ऑर्गेनिक खेती पैडी की करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसी को एस आर आई कहते हैं। आइए हम पढ़ते हैं इस स्टेटमेंट को। इन द कॉन्टेक्स्ट इंडिया प्रिपरेशन फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके गाइस, पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? द क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट लेड बाय द क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम। चलिए, बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है द प्रोजेक्ट ऑफ क्लाइमेट, हाँ, द प्रोजेक्ट ऑफ CCAFS जो कि हमारा है क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी, इज कैरीड आउट अंडर कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च हेडक्वार्टर इन फ्रांस। ठीक है। तीसरा कह रहा था इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इन इंडिया इज वन ऑफ द CGIAR which is consultative group on international agriculture research center। ठीक है। अब आइए, आपके लिए हमने यहाँ पे एक स्लाइड ऐड करी है। अब आपको क्या करना है, पहले देखिए इंडिया में कब आया है, 2012 में आया है। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फ्रांस। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमने यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी हाईलाइट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इस स्लाइड को पॉज करना है, पहले तो क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ना है क्या कह रहा है, फिर इस स्लाइड पे आना है, इस स्लाइड को पॉज करना है और इसको बकायदा पढ़ना है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ दिस इज इम्पॉर्टेंट, देन मेक्स नोट्स। आपको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आपने ये पुरानी शैली चली आती आ रही, हमें ओल्ड स्कूल ही फॉलो करना। आजकल के लोग क्या है, कहते हैं हमें नोट्स नहीं बनाना है, यहाँ से ले लेंगे वहाँ से ले लेंगे, एट द एंड पॉइंट पे हम रिवाइज कर लेंगे। नहीं, यू गेट फेल देयर। आपको क्या करना, आपको अपने नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे। आप जो पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ रहा है उसको लिख लें। आपने क्यों लिखा है ये आपको पता होगा, वो तब पता होगा जब आप उससे कनेक्ट रहेंगे। अगर आपने छोड़ दिया लिख कर तो आप भूल जाओगे कि हमने क्यों लिखा था, क्या था। नहीं, लिखे हुए चीज़ को पढ़ें 1 बार 2 बार 3 बार, तब आप मेमोराइज हो जाएंगी चीज़ें आपको। तो इस स्लाइड को रोक कर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज आर एडवांटेजेस ऑफ जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर। अब जीरो टिलेज को पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई फील्ड है, ठीक है, और हमने यहाँ पे प्रीवियसली कोई क्रॉप लगा रखा है। ठीक है। अब प्रीवियसली अगर कोई क्रॉप हमने यहाँ पे लगा रखा है तो क्या किया कि हमने इसको क्रॉप को कट कर लिया ऊपर से ही, और इसके स्टम को, रूट एंड शूट दोनों को हमने यहीं पे छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो उस पे हमने वो नहीं किया, क्या बोलते हैं, टीलेज नहीं किया, चाहे प्लगिंग नहीं करी। तो जिसके थ्रू क्या हुआ कि ये चीज़ें इसी में पड़ी रह गई। अब वही स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है जीरो टीलेज हो गया, तो वही यहाँ पे चीज़ें कर। टीलेज का मतलब होता है खुदाई करना है। ठीक है, क्या मतलब होता है, खुदाई करना, यही होता है टीलेज का मतलब। आइए ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। कह रहा है सोइंग ऑफ वीड विदाउट बर्निंग द रेसिड्यूज ऑफ पीरियड्स का। ठीक है भाई,
कोई कहीं मैंडेटरी थोड़ी ना है, हो सकता हो कि उसकी जो उपज है वो कम हो सकती है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि यू हैव टू टिलेज फर्स्ट एंड देन। ये प्रोसेस है, अगर आप ये चीजें करते हैं तो हाईली प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी क्रॉप को। ठीक है। दूसरा कह रहा है विदाउट द नीड्स फॉर नर्सरी ऑफ राइस। वही बात हो गई यहाँ पर, कह रहे हैं कि जो पहले हम फील्ड में तैयार कर रहे हैं यहाँ पर सीड्स डालकर पैडी के प्लांट को थोड़ा कर रहे हैं, फिर यहाँ से निकाल के दूसरी जगह हम लगा रहे हैं, वो हम ये दूसरी जगह लगाए ही ना, यहाँ पे डायरेक्टली कर लें तो वही बात होगी, प्रोडक्शन कम होगा लेकिन चीज़ें तो होंगी। इसलिए स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट। कार्बन सिक्विटेशन इन द सॉइल इज पॉसिबल। जी बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर हम आपको कार्बन सिक्विटेशन इन सॉइल समझा रहे हैं। क्या होगा कि जब हम टीलेज करेंगे ही नहीं तो जो अंदर इसके दबी हुई कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो भी चीज़ें ये निकलेंगी ही नहीं। जब निकलेंगे ही नहीं तो ये एटमॉस्फेयर में मिलेंगे ही नहीं। जब ये एटमॉस्फेयर में मिलेंगे ही नहीं तो हमारा एटमॉस्फेयर भी क्लीन रहेगा। इसीलिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि दिस इज द बेस्ट वे टू कार्बन सिक्विट्रेशन। ठीक है भाई, ये भी बात सही होगी। विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी ऑप्शन इज करेक्ट यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड टू बी प्रैक्टिस ऑफ इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली का मतलब पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं। इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर का मतलब वही हो गया कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी वजह से ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा मीथेन का वो हो, इमिशन हो, या बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनिक यूज हमने कर दिया सॉइल में, तो सॉइल में सैलिनिटी, एसिडिटी, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। ये चीज़ें नहीं करनी है। आइए तब समझते हैं क्या करना है। यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इन वर्ड्स को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन पे मत जाइए कि विच वन इज करेक्ट, क्वेश्चन पे मत जाइए। यहाँ पर ये क्वेश्चन कराने का मतलब क्या है कि जो आप ना ऑप्शन हम डिस्कशन कर रहे हैं तो आपको वो ऑप्शन फीड हो जाए लास्ट टाइम में कि हाँ ये ऑप्शन हमने समवेयर पढ़ा था, राइट था कि रॉन्ग था, इस चीज़ से रिलेट कर रहा था। यू हैव टू मेक कनेक्टिविटी। अगर आपने कनेक्ट कर लिए डॉट्स को तो एग्जाम ईजी हो जाएगा। क्या करना है आपको? ज्योग्राफी के नॉलेज को इस्तेमाल करना है, एनवायरनमेंट के नॉलेज को यूज करना वहाँ पे। दे बोथ आर कनेक्टेड समवेयर। ठीक है, उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। आइए हम सारे चीज़ों वो वर्ड को डिकोड कर लेते हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमने एक बार इस फील्ड में पैडी लगाया है तो दूसरी बार क्या लगाएंगे? वीट लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक चीज़ें ये एक्सट्रैक्ट किया है और ये नहीं करता है, तो इसकी यहाँ पर जो फील्ड है इसमें जो भी चीज़ें अब ज़्यादा मात्रा में उसने पैडी को यूज़ कर लिया, वीट ने यूज़ कर लिया, तो ये बैलेंस बना रहेगा। ठीक, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन का मतलब भी वही हुआ। जैसे मान लीजिए अभी हमने इस खेत में हमने वो बोया, क्या बोलते हैं कि कोई ऐसी क्रॉप लगाई जो कि नाइट्रोजन को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया, नाइट्रोजन को कंज्यूम कर लिया, बाकी सारे मिनरल्स को छोड़ दिया उसने। अब हम क्या करेंगे? उस सॉइल में या उस लैंड पे हमें नाइट्रोजन इंजेक्ट करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? लेग्यूम के सारे प्लांट लगाने लगेंगे, जैसे पी हो गया हमारा, जैसे हमारा लेंटिल्स हो गया, इन सारी चीज़ों को हम प्रोड्यूस करने लगेंगे। तो ये चीज़ हो गई। तो ये भी हमारे लिए इको फ्रेंडली है कि हम प्लांट के थ्रू कर रहे हैं, ना कि हम बाहर से कोई चीज़ ऐसी कर रहे हैं जैसे यूरिया हमने भर दिया बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये क्या है? टेंसियोमीटर का यूज है। इसके थ्रू हम मोइस्ट का पता लगाते हैं कि हमारे सॉइल में मोइस्ट कितना है, कितनी ज़्यादा वो मोइस्ट है सॉइल है, कितनी ज़्यादा वो उसमें अभी वाटर की ज़रूरत है। ये भी हमारे लिए अच्छा है। वर्टिकल फार्मिंग, अब आइए ये हमारे इंडिया में अब धीरे धीरे ट्रेंड कर रहा है। वर्टिकल फार्मिंग को समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा फील्ड है, हमने इसको चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। अब क्या कर रहे हैं कि हमने अगर मान लीजिए कोई क्रॉपिंग इसमें करी, अब क्रॉपिंग करने में एक टाइम में तो एक ही क्रॉप करेंगे, या तो फिर इसकी सिंचाई बुआई में बहुत ज़्यादा खाद वाद देने में दिक्कत होगी। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ऐसे सेक्शन बना लेंगे, यहाँ पे सेक्शन, यहाँ पे सेक्शन, यहाँ पे सेक्शन। अब इसको हम बना लेंगे, इसके ऊपर सॉइल, इसमें ऑर्गेनिक चीज़ें इंजेक्ट करेंगे और इसके ऊपर क्रॉपिंग कर देंगे ऐसे। ठीक है, इसको हम इमेज के थ्रू आपको समझाएंगे बाद में। इसमें आप ऑप्शन 4 करेक्ट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज यूज ऑफ बायोचर इन फार्मिंग। अब बायोचर क्या है? अब बायोचर समझने से पहले आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी। क्या? कि जैसे आपने देखा होगा गांव वगैरह में हम क्या करते हैं कि डंक डंक हो या कोई डिकम्पोजिंग लीव्स वगैरह हो, इन सबको क्या करते हैं? हम कलेक्ट कर लेते हैं और कलेक्ट करके एक जगह पे हम इसको छोड़ देते हैं। वहां पर वो हीट, ठीक है, वाटर और कुछ बैक्टीरिया के थ्रू वो क्या हो जाता है? वो क्या हो जाता है? पूरा एक ऑर्गेनिक मटेरियल तैयार हो जाता है। और वही ऑर्गेनिक मटेरियल हम क्या करते हैं? अपने लैंड में उसको
डालते हैं, जिससे क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है। तो ठीक बायोचर भी वही है। बायोचर क्या होता है कि ये जो है कि बनाया जाता है, ये चारकोल होता है, ठीक है, इसको हम चारकोल बोल लें। ये चारकोल होता है, इसको हम प्रेशर या टेम्परेचर ये सब दे के बनाते हैं। किसको? वुड्स हो गया, लीव्स हो गया, लीव्स हो गया। और इसके बाद क्या होता है, जो प्लांट होते हैं ना फॉरेस्ट में, जो कि जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं पहुंच पाती है, मिनरल्स नहीं पहुंच पाते, तो वो बढ़ने से या डेवलप होने से पहले ही डिकम्पोज होने लगते हैं। तो वो सारी चीजें मिलकर इस चीज का बायोचर बनता है। आप कह रहे हैं बायोचर कैन बी यूज एज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग। जी बिल्कुल, क्योंकि वहां पे अगर मान लीजिए वर्टिकल फार्मिंग कर रहे हैं, अब ये हमारा जो कि बन गया, अब इसके ऊपर हमने सॉयल डाला, लेकिन जो हम प्लांट लगाने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें ऑर्गेनिक की मात्रा कम है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें इसको भेज दे रहे हैं। ये बेसिकली अमेंड करता है सॉइल प्रॉपर्टीज को, ठीक है। तो हमारा ये पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। व्हेन बायोचर इज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इज फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। जी बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया कि मान लीजिए हम इन सारे वुड्स को, लीव्स को, प्लांट्स को जब हम इसको सड़ा रहे हैं या बना रहे हैं, तो वहाँ पे वो बैक्टीरिया आना लाजमी है, जो हमने अभी पिछले पढ़ा, आपको याद होना चाहिए। नॉस्टैक हो गया, या फिर जो भी बैक्टीरिया थे, सॉरी गाइस, ये राइजोबिया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन को समझते हैं क्या कह रहा है। व्हेन बायोचर इज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इट इनेबल द ग्रोइंग मीडियम टू रिटेन वाटर फॉर लॉन्गर टाइम। आइए समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा सरफेस है, अब अगर इस सरफेस के ऊपर हमने एक लेयर बना दी है अपने इन डिकम्पोजिंग प्रोडक्ट के, तो जब हमारी सनलाइट पड़ेगी, तो सनलाइट जो पड़ेगी तो अपर लेयर पे ही पड़ेगी ना, ये अपर लेयर पे ही तो पड़ेगी, इस पे थोड़ी ना पड़ेगी। अगर इस पे जब नहीं पड़ेगी तो इससे जो भी वाटर हैं इसमें रिटेन हुए हैं, ये पोरस इन नेचर होता है, ठीक है। पोरस इन नेचर होगा क्योंकि ये लीव्स, झाड़ फूस, इन्हीं सब चीज़ों से हो रही है, तो ये पोरस इन नेचर होता है। तो इस पे जब भी रेन वाटर या हम वाटर इरिगेशन के थ्रू डालते हैं तो यहाँ आके कलेक्ट हो जाता है। अब ये जब कलेक्ट हो जाएगा तो ये बहुत जल्दी इवापोरेट तो होगा नहीं, क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट यहाँ पड़ नहीं रही है, ये सनलाइट तो इस पे भी पड़ रही है, इस पे तो पड़ नहीं रही है। इसके करके ये क्या है, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। तो हमारा 1 2 3 करेक्ट हो गया। यहाँ पे करेक्ट का ध्यान देना, करेक्ट नॉट करेक्ट पे ध्यान देना, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। विथ रेफरेंस टू द ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। अब आपको तो ये पता होना चाहिए ना, ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप आगे कर नहीं पाएंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन को तो मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, लेकिन आपका काम क्या है कि पहले तो स्टेटमेंट ध्यान में रख लीजिएगा कि ये स्टेटमेंट अगर आपके एग्जाम में दोबारा आया तो गलत नहीं करना है। दूसरा क्या करना है कि आपको ये इंसाइक्लोपीडिया पे जाके इसको सर्च करें, और सर्च करके इसके बारे में पढ़ें, थोड़ा बहुत 5-10 मिनट ही दें, बट इसको पढ़ के निकलें, ताकि दोबारा इससे क्वेश्चन आए तो आप गलत ना करें। ये स्टैट्स है, करंट अफेयर नहीं है, बी फोकस्ड हियर। कह रहे हैं पहला कि जो ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज एन आउटकम ऑफ द क्लाइमेट समिट हेल्ड इन पेरिस। जी नहीं, ये पेरिस में हुआ ही नहीं था, ये न्यूयॉर्क में हुआ था। हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है मेंबरशिप ऑफ ग्लोबल अलायंस क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। डज नॉट क्रिएट, इंडिया वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ GACSA। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इंस्ट्रूमेंटल नहीं था ये, इन्होंने जोड़ा, इंडिया जुड़ी जरूर, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंटल नहीं थे, ये मेन लीडर नहीं थे, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली 2, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विथ रेफरेंस टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस पे ध्यान दीजिएगा, बार बार ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करना ही पड़ेगा, उसको 2 से 3 बार पढ़िएगा, चाहे आप इससे पढ़िएगा, चाहे आप PIB से पढ़िएगा, चाहे आप किसी भी मैगजीन से या PT 365 जहाँ से आप पढ़ रहे थे ये चीज़, इन्वायरमेंटल सेक्शन में जहाँ भी मिल जाए, प्लीज़ गो थ्रू विद दोज टॉपिक। कह रहे हैं द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP इज ऑपरेटेड अंडर गाइडलाइंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। जी बिल्कुल भी नहीं,
अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत ये चीज़ आती है। क्या आपका एनपीओपी, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। कह रहे हैं द एग्रीकल्चरल एंड द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी फंक्शन एज सीक्रेट, जी बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, आपको ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है। फिर कह रहे हैं सिक्किम हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट अकॉर्डिंग टू द 2018, ये ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका था, इसलिए ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आपका 2 and 3 इज करेक्ट, 1 इज रॉन्ग ड्यू टू, ये आपको ध्यान देना, यहाँ पे यूपीएससी खेल गई। रूरल डेवलपमेंट की बात कर दी, अब रूरल डेवलपमेंट की बात कर दी, आप सोचोगे फार्मिंग, ये तो रूरल मिनिस्ट्री अंडर कर संभालती होगी, इसलिए आप इसको सही कर जाओगे, बट यहाँ पे गलत हो गया, ये कॉमर्स एंड जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एडवांटेज या एडवांटेजेस ऑफ प्रैक्टिसिंग ड्रिप इरिगेशन। अब ड्रिप इरिगेशन हमने अभी पिछले स्लाइड्स में देख लिया, ठीक है, आइए फिर भी देख लेते हैं। अब ड्रिप इरिगेशन का क्या मतलब होता है, मान लीजिए ये हमारा फील्ड है और हमने यहाँ पर एक क्यू में कोई क्रॉपिंग करी है, अब यहाँ के हम यहाँ से ड्रिप इरिगेट कर रहे हैं, ठीक है। अब आइए समझते हैं क्या कह रहा है, रिडक्शन इन वीड, जी बिल्कुल, रिडक्शन इन वीड का मतलब क्या हुआ कि ये जो रूट्स हैं प्लांट के, इसी में हमें पानी दे रहे हैं, हम बाहर यहाँ इधर उधर पानी दे ही नहीं रहे, तो ये हमारे ड्राई लैंड्स हैं, तो ड्राई लैंड्स पे कौन से प्लांट होंगे, तो बेसिकली रिड्यूसिंग, वहाँ पे रिडक्शन ही होगा ना वीड में, तो ये ऑप्शन सही। रिडक्शन इन सॉइल सैलिनिटी, जी बिल्कुल बात सही है, रिडक्शन ही होगी, क्योंकि जब यहाँ पर पानी कलेक्ट ही नहीं होगा तो सैलिनिटी कहाँ से होगी, ठीक है। रिडक्शन इन सॉयल इरोजन, जी बिल्कुल सॉयल इरोजन में रिडक्शन होगा, क्योंकि आपने पहले देखा होगा कि हम पहले क्या करते थे गांव में, यहाँ पर एक ट्यूबवेल चालू कर देते थे और उसके आगे से ऐसे नाली बना देते थे। अब यहाँ से पानी हमारा फ्लो हो रहा है, मान लीजिए, अब पानी फ्लो होता तो जो ये लैंड, सॉरी, जब आपने रिवर भी देखा होगा या जो भी, अब इसके पास जो भी सॉयल आते थे, पार्टिकल्स आते थे, ये उसको इरोड करके यहाँ पर ले जाता था, तो इरोजन होती थी, फिर धीरे धीरे ये बड़ा हो जाता था, इरोड कर देता था, पानी इधर उधर भी जाने लगते थे अननेसेसरी, तो इसके करके यहाँ पे सॉइल इरोजन भी रुकेगा। तो हमारा क्या है, कह रहे हैं सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, करेक्ट है तो तुम्हारा तीनों सही है उसके थ्रू, तो सही तो तीनों है, यहाँ पे तीनों दिया नहीं है, यू हैव टू फोकस हियर। देख लेना आप एक बार इस क्वेश्चन को, और क्या है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, if any there was mistake I will also fix them. Why does the government of India promote the use of neem coated area? कब 2016 में करंट अफेयर आपसे पूछ दिया भाई साहब, करंट अफेयर पूछते ही आपको स्टेट से कनेक्ट करेगा। रिलीज ऑफ नीम ऑयल, अगर हम यूरिया को नीम कोटेड कर देंगे तो वो ऑयल नीम कैसे वो करेगा, रिलीज करेगा, यहीं आगे पढ़ना ही नहीं, ये यहीं गलत हो गया। नीम कोटिंग स्लो डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल, जी बिल्कुल, ये इसीलिए लाया गया था। नाइट्रस ऑक्साइड विच इज अ ग्रीन हाउस गैस इज नॉट एट ऑल रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर बाय क्रॉप फील्ड, हाउ दिस इज पॉसिबल, होगा, परसेंटेज लो हो सकता बट होगा। 6 इज अ कॉम्बिनेशन, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव या इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर, अगर हम इसका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा। कह रहे हैं प्लोरिफिरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल कैन ऑकर, नहीं, प्लोरिफिकेशन नहीं होगा, फिरेशन नहीं होगा, सॉरी फिकेशन नहीं, फिरेशन। इंक्रीज इन द एसिडिटी, जी बिल्कुल एसिडिटी इंक्रीज हो गया। लीचिंग ऑफ नाइट्रोज, जी बिल्कुल ये सही है, तो आपका 2 and 3 इज करेक्ट, 1 इज नॉट करेक्ट। प्लीज गो थ्रू विद द क्वेश्चन जो हम पढ़ा रहे हैं, आपको ऑप्शन आपने देख लिया, हम थोड़े बहुत रीजन भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत अभी कवर करना है, बट आपको क्या करना है, अगर आप कंफ्यूज हैं या नहीं भी समझ पा रहे हैं तो पॉज द वीडियो एंड गो ऑन द गूगल या जहाँ भी आपके नोट्स हैं या आपने जहाँ से क्लासेस ले रखी हैं या जो पढ़ा है शंकर आईएएस से, आप उस सारे सब्जेक्ट में से जहाँ भी इस चीज़ को पाइएगा समझिए और उसको आगे बढ़िए। आइए इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग 1996-1997 टू प्रोवाइड लोन असिस्टेंस टू पुअर,
जी लोन प्रोवाइड करने के लिए हम ये थोड़ी ना लाएंगे एक्सल इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। ये तो हम तब लाएंगे ना जब क्या बोलते हैं कि हमें पानी पहुंचाना है रूरल एरियाज में या जहां पर ड्राई रीजन है उसके लिए। वही है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च, ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ वाटर यूज इफिशिएंसी। जी बिल्कुल, इसीलिए लाया गया था कि हम वाटर का यूज इफिशिएंसी से कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे बेनिफिशियल है कहाँ पे नहीं, कहाँ पे हमें यूज करना है कहाँ पे नहीं। तो इसके लिए ये चीज़ आई थी, इसके लिए थोड़ी ना आई थी कि लोन। तो आप देख लीजिए इसमें कौन सा सही है। 2-1 इज करेक्ट, करेक्ट पूछ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। Can I consider the following statement? Maize can be used for the production of starch. ये highly production of starch by the maize होता है। आप maize one of the favorite UPSC topic है, आपको इसको पढ़ लेना चाहिए 1 से 2 बार। ऑयल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम maize कैन बी, आप बायोडीजल, जी आप अभी जल्दी देख रहे होंगे एथेनॉल को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है न्यूज़ में, एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर कि हमारे जो पेट्रोल है और डीजल है उसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग कितने परसेंटेज करना चाहिए, कितने परसेंटेज नहीं करना चाहिए। तो ये जो है कि वन ऑफ द हायर क्रॉप है मेज, जिसके थ्रू हम ये चीज़ें कर रहे हैं। अल्कोहलिक बिवरेज बनता है, ये भी सही है। तो 1 2 3 क्या है, करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा करेक्ट एंड नॉट करेक्ट में। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं। What are the significance of a practical approach to sugarcane production? Sugarcane known as sustainable sugarcane initiative। अब देखिए सस्टेनेबल sugarcane initiative क्यों कह रहे हैं, क्योंकि sugarcane क्या होता है कि हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का यूज़ करके उसको उसमें ज़्यादा पानी देना या फिर उसकी ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेक केयर और क्रॉप की तरह नहीं करना पड़ता है। ठीक है, ये पेरिनियल है आपके, इसीलिए आप इस चीज़ को समझिएगा। सीड कॉस्ट इज वेरी लो इन, हाँ वेरी लो है, कोई बात नहीं, मिल जाता है। डीप इरिगेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड वेरी इफेक्टिवली इन दिस, बिल्कुल कर सकते हैं। देयर इज नो अप्लीकेशन ऑफ केमिकल इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एट ऑल इन दिस। नहीं, एक बार ये चीज़ हुई थी कि हम ऑर्गेनिक चीज़ें करके ही जो है कि शुगर केन की प्रोडक्शन को करें, बट नहीं, वहाँ पे ये चीज़ मैंडेटरी नहीं थी या बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट मना नहीं किया गया था कि आप इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, ठीक है, चाहे परसेंटेज लो कर सकते हैं बट कर ले सकते हैं। द स्कोप ऑफ इंटरक्रॉपिंग इज मोर, जी बिल्कुल, आगे जाने की क्या जरूरत है। इंटरक्रॉपिंग का मतलब समझ लें कि हमारा देखिए ये फील्ड है, मान लीजिए ये फील्ड है, अब इसके बीच में हमारा जगह क्या हुआ कि हमने ये क्यू बना के चीज़ें कर ली, ठीक है। अब क्यू बना ली, इसके बीच में गैप है और ये धीरे धीरे जो है कि शुगर केन डेवलप होते थे, हम क्या कर सकते हैं, जो खाली लैंड है वहाँ पर किसी और चीज़ की खेती साथ ही साथ में कर सकते हैं शॉर्ट टर्म्स के लिए। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है कह रहा है कि करेक्ट चूज करना, तो हमारा थर्ड गलत, बाकी सारे सही हैं, मिला लीजिएगा जिसमें ये चीज़ें होंगी। आइए देखिए, हम नॉस्टॉक की बात कर रहे थे ना, ये आपको मिल ही गया, नॉन लिग्यूमियस में था, आपने पढ़ा ही था, ठीक है, ये चीज़ मिल गई। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, ये दिया है एगेरिकस, नॉस्टैक एंड स्पायरोगैरा। अब ये तीन चीज दिए गए हैं, पूछ रहे हैं विच ऑफ द अबव इज आर यूज्ड बायो फर्टिलाइजर्स। ये यूज तो तीनों किए जाते हैं, कह रहा ऑफ द यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर्स 1 and 2, 2 ओनली, 2 and 3 या 3 ओनली। तो देखिए नॉस्टैक तो है, तो 2 किस किस में है, 2 2 2, ये नहीं हो सकता, मतलब 3 तो नहीं हो सकता। अब एगेरिकस है, आइए पहले हम आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही आप इसको पढ़ोगे, कम से कम इसको 5 से 6 बार पढ़ने की कोशिश करिएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज़ फोकस डियर, इसको पॉज करके कम से कम 2 से 3 बार 4 बार जितना बार हो सके आप इसको पढ़ें। आप इसको पढ़ेंगे तो आप इस चीज़ को क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है नॉस्टैक इज अ साइनोबैक्टीरियम, देखिए आ गया ना साइनोबैक्टीरियम, ब्लू ग्रीन अलगी, दैट इज यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर। It has the ability to fix atmospheric nitrogen and convert it into form that a plant can utilize, thereby enhancing soil fertility. Agaricus and Spirogyra are not typically used as biofertilizer. खत्म, आपका आंसर कौन होगा, नॉस्टैक। 1 and 3 is not, 2 only is correct। देखा, आपने वहां पे उस चीज को पढ़ा था, दिस इज हेल्पफुल ईयर। इसीलिए हम कहते हैं कि क्या करें कि जो भी ऑप्शंस आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस पर ध्यान दें, वाई दिस इज करेक्ट एंड वाई दिस इज नॉट करेक्ट। और जब नॉट वाला भी पढ़ते हुए चलेंगे तो वो लेटर ऑन जब भी
वी नेवर चेंज द सिलेबस ऑफ एनी कोर्स या इस मतलब एग्जाम, जो भी यूपीएससी या जो भी बॉडीज हैं एग्जाम की, वो आपके सिलेबस नहीं बदलते हैं, वो पैटर्न और क्वेश्चन के साथ ही खेलते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को आप यहाँ समझ लीजिएगा। आगे यहाँ पे कह रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी, फ्लावरिंग प्लांट, some species of which of the following which of the above kinds of organism are employed as biopesticides। ये तीनों ही हैं, सोचना क्या है, बैक्टीरिया भी है, अभी आपने पीछे पढ़ा, फंगी है ही, फ्लावरिंग प्लांट है ही। आगे बढ़ते हैं, विथ रेफरेंस टू माइक्रो इरिगेशन, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन आपने पढ़ लिया, वही माइक्रो इरिगेशन भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट लॉस कैन बी रिड्यूस, बिल्कुल जी रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि जब हम पानी ही कम देंगे तो उसका लॉस कहाँ से होगा, वो बहेगा ही नहीं, वो तो प्लांट उसी में। इट इज़ द ओनली मीन्स ऑफ इरिगेशन इन ड्राई लैंड फार्मिंग, इन सम एरियाज ऑफ फार्मिंग receding of groundwater table can be checked। बिल्कुल सही है जी, 1 और 2 आपका करेक्ट है। ड्राई लैंड फार्मिंग ओनली मीन्स ऑफ इरिगेशन है, क्योंकि जहाँ पे ड्राई लैंड्स हैं वहाँ पे ऑब्वियसली ग्राउंड वाटर भी बहुत नीचे होगा, जहाँ पे ग्राउंड वाटर लो होंगे वहाँ पे इतने पानी आप एक्सट्रैक्ट करके नहीं कर सकते। तो 1 और 2 इज करेक्ट। तो 1 और 2 किसी ऑप्शन में है नहीं, है ना, जहाँ पे है तो आप 1 और 3 के साथ जाएं, आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, salinization occur when the irrigation water accumulated in the soil evaporate, accumulate हो जा रहा है भाई साहब सॉइल पे इवापोरेशन से, लीविंग बिहाइंड सॉल्ट एंड मिनरल्स, पीछे सॉल्ट एंड मिनरल्स को छोड़ दे रहा है। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ सैलिनाइजेशन ऑन द इरिगेटेड लैंड, इरिगेटेड लैंड पे सैलिनाइजेशन का क्या इफेक्ट होगा। अब देखिए सैलिनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, कि मान लीजिए यहाँ पे पानी कलेक्ट हुआ, ये इवापोरेट हो गया, अब यहाँ पे सैलिनिटी की एक लेयर छूट जाती है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इतना तो समझ गए आप, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट ग्रेटली इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन। जी नहीं, क्रॉप प्रोडक्शन ये कैसे इंक्रीज कर सकता है, जब ये लेयर बना लेगा, कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को अंदर जाने ही नहीं देगा, तो उसकी प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी। इसीलिए ये क्या हो जा रहा है यहाँ पर, ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। इट मेक्स सम सॉइल इन परमिएबल, जी बिल्कुल ये बात सही है, सही बात है कि यहीं से तो चीज़ें इवापरेट हो जा रही हैं, इसके अंदर तो जा ही नहीं रही हैं, तो इसने सॉइल को क्या कर दिया, इम्परमिएबल कर दिया। इट रेजेस द वाटर टेबल, जी बिल्कुल नहीं, ये भी गलत बात है, नीचे जाने ही नहीं दे रहा है कोई चीज़, क्योंकि ये लेयर बन चुकी है एंड हार्ड लेयर है, जब तक ये नहीं जाएगी तब तक किसी चीज़ को अंदर जाने नहीं। इट फिल्स द एयर स्पेसेस इन द सॉइल विथ वाटर, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि जब वहाँ पर लेयर बना पड़ा है तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होंगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, इट्स बी करेक्ट। अब देखिए सारे स्लाइड्स एग्रीकल्चर के खत्म हो गए, जो कि 2010 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन थे। यहाँ पर पूरे उसमें क्या देखने को मिला, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग आपको ध्यान देना, ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको ध्यान देना, तीसरा इरिगेशन को लेकर इन्होंने सवाल पूछा, या कोई भी बॉडी या कोई भी जो है कि चीज़ें हैं आपको जो आपको स्टैट्स और क्वेश्चन इजी लग रहे हैं उसको तो किसी हाल में छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन आप फेल हो जाएंगे, अगर जो लोगों को आते हुए भी चीज़ें आप खुद गलत कर जाओगे। कंपटीशन कहाँ है, मान लो वो ऐसा क्वेश्चन उठ के आ गया जो उसे भी नहीं आ रहा आपको भी नहीं आ रहा, तो दोनों को करना ही नहीं है। आप बाहर कहाँ रेस से होते हैं, कि जो आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर गए और सामने वाला जो है कि सही कर गया, वहीं आप रेस से बाहर हो जाते हैं। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम जल्दी आपसे मिलते हैं। थैंक यू।